जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ઓન 11 ના દિવસે જે પણ જાત્રા કરે છે, જે પણ સાધના કરો, એક માળા ગણો તો 150 ગણું ફળ. તો તે તો પાલીતાણાની જાત્રા કરી, એટલે હા, એટલે એક દિવસની બે નહીં, તારે 300 જાત્રાનું ફળ. ગેટી પાક ઉતરી, પાછી ચડી નહીં ઉપર, હા. કેમ કે બહુ લાઈન, પણ દાદાની પૂજા નથી થઈ, દિવસે બહુ જ ગર્દી હતી. એ તો હવે પોસિબલ નથી. બધી વસ્તુ તો દર્શન થઈ ગયા ને. આપણે તો જાત્રા દર્શનથી બી મહાત્માઓની જેમ આપણે એમ માનવાની, એ દિવસે આપણે સાધુ મહાત્મા હતા. બસ મહાત્મા બી કેમ દર્શન કરીને ઉતરે છે, તો એ જાત્રા તો ગણાય જ છે ને. હા, અને એ દિવસે સંઘ જે હતો એ પછી ધજા લઈને ગયો હતો ને, હા. તો ધજા પણ માથે રાખી હતી, આખી ધજા જોઈ અચ્છા. દાદાના દરબારમાં ઉપર. અચ્છા અચ્છા. તો સીન બહુ જ મસ્ત હતો. હા, સરસ છે. કઈ રેકોર્ડિંગ કર્યું હતું કે નહીં? હા, તો પછી વિડીયો મૂકજે. તો વિડીયો મૂકજે આના ઉપર, કોસ્મોલોજી પર મૂકજે, બધા જોશે. આ ગ્રુપમાં મૂકજે. ઓકે, સારું. હા. પર્સનલમાં મૂકી દે. હા, ओके, चलो शुरू करिए। आओ, गेंद को, पृथ्वी को गेंद जैसा मानना या नहीं मानना, इसी सिद्धांत के ऊपर ये हमारे लेक्चर चल रहे हैं पिछले 3-4 क्लास से। अब यहाँ ये देखना है कि बाइबल, अब बाइबल की बात आई। देखो, जैन आगम में तो ये बताया ही था कि पृथ्वी हवा में नहीं है, जमीन पे है, और पूरी गोल 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। वैदिक पंचांग ने भी यही बताया कि पृथ्वी हवा में नहीं है, बिल्कुल जमीन पे है, और वो भी 1 लाख योजन की है। और इन दोनों ने सिर्फ पृथ्वी को 1 लाख योजन का नहीं बताया, इन्होंने असंख्य द्वीप समुद्र बताए। तो वैदिक सिद्धांत और हमारे आगम के जैन तीर्थंकर परमात्मा के सिद्धांत, ये दोनों को अगर आप देखोगे तो दोनों सिमिलर, दोनों अच्छे से जा रहे हैं, बढ़िया समझा रहे हैं, दोनों में एक ही वक्तव्यता आ रहा है। अब हम ये जो लास्ट क्लास में जो वो पढ़ रहे थे, फ्लैट अर्थ सोसाइटी, उसने भी यही साबित किया कि जमीन फ्लैट है, जमीन नीचे है, जमीन पे है पृथ्वी, हवा में नहीं है, और वो भी फ्लैट है, नारंगी जैसी गोल तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये कहा, चार्ल्स जॉनसन करके जो आ गए, उन्होंने ये कहा कि बाइबल में भी, ध्यान दीजिएगा, अभी ये 2 धर्म की बात खत्म हुई है, तीसरे धर्म की बात शुरू हो रही है। आज अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा धर्म इन लोगों के हिसाब से होगा तो वो है ख्रिस्तियों का, क्रिश्चियन धर्म है। और उनके लिखने वाले, बाइबल लिखने वाले, बाइबल ने भी यही कहा है कि पृथ्वी समतल है। और बाइबल ही नहीं, सबने सामान्य बुद्धि से यही कहा है कि पृथ्वी समतल है। और जब ये चार्ल्स जॉनसन विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, तब उनको भी, क्योंकि विद्यालय, साइंटिस्टों के लिए भी विद्यालय होते हैं, और वो विद्यालय में साइंटिफिकली इस चीज़ को वो लोग देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तब उनको भी यही ख्याल आया कि दुनिया की प्रखर कई व्यक्तियों ने ये माना है कि पृथ्वी सपाट है और ये ज़मीन पे है। और फ्लैट सोसाइटी अर्थ की तरफ से फ्लैट अर्थ न्यूज़ नाम की जो पत्रिका है, उसमें भी ये प्रकाशित हुआ है। अब हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि आज के ज़माने के अमेरिकन सोसाइटी अगर 50 साल पहले अगर ये बात कहे कि पृथ्वी हवा में नहीं है, पृथ्वी ज़मीन पे है, पृथ्वी सपाट है, तो फिर हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो बात हमारे करोड़ों सालों से परमात्मा कह के गए, आज वैज्ञानिकों के कारण ही हमने इसको बदला है। तो आधे से ज़्यादा लगभग वैज्ञानिक तो यही कह रहे हैं कि पृथ्वी सपाट है, पृथ्वी जमीन पे है। तो इस चीज़ को हमें क्यों नहीं मानना चाहिए? समझ में आ रहा है ये बात? अब और आगे जाएंगे कि चार्ल्स जॉनसन ने अपनी रोचक दलील में ये भी कहा कि कई महानुभाव जिन्होंने दुनिया के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जो इतिहास में जो बड़े नाम से आज जाने जाते हैं, वो भी ये मानते थे पृथ्वी समतल। तो उन्होंने उसमें से नाम दिए हैं। मोजिस उनमें से एक थे, मोजिस करके एक व्यक्ति थे, वो भी यही मानते थे। इजराइल के बालकों को इजिप्ट के बाहर वो ले गए थे। जो मोजिस थे वो इजराइल के बालकों को इजिप्ट के बाहर भी ले गए, उन्होंने वहाँ ले जाकर उनको पढ़ाया भी और ये समझाया भी। कहाँ ले गए? तो माउंट सीनाई
नाम के पर्वत पे ले गए, 10 कमांडेंट्स दिए, और ये वाक्य, ये समाचार 1491 का है। 1491, कितने साल हुए होंगे आज? 550 2000 के लिए, और बाकी तो 550 साल पहले की ये बात, ये 550 साल पहले की बात है। तभी भी ये जो मोजिस साइंटिस्ट हो गए हैं, उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये समझा, और वो इज़राइल के बच्चों को, मतलब जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, वो सबको बाहर ले गए। कहाँ ले गए? तो माउंट सिनाई के ऊपर ले गए, और वहाँ ले जाके उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी को समझना चाहिए, ज़मीन पे समझना चाहिए, क्या क्या उनको वहाँ साइंटिफिकली प्रयोग उनको बताए, इन सब की यहाँ चर्चा की है। उसके बाद उनका ये कहना था कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी की स्थापना तो 1491 में ही हो गई, मतलब उन्होंने तभी ही फ्लैट अर्थ सोसाइटी की बात कही। चाहे फ्लैट अर्थ सोसाइटी 50 साल पहले अमेरिका में हुई हो, लेकिन यहाँ ये कहा है कि ये मोजिस ने ही फ्लैट अर्थ है, ये पहले ही साबित कर दिया था। तो उनके, हमारे सबके हिसाब से फ्लैट अर्थ है, ये कब प्रूव हो गया था? 1491 में, 1451 में, 91 में ही ये प्रूव हो गया था। और 1492 में खोज करने वाले एक और, 1492 में, मतलब दूसरे ही साल, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो वहाँ से निकले, और जब उन्होंने ये जाना और ये माना, इनकी बात सुन के एक ही साल के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से निकले जहाज लेके। वो जहाज लेके निकले, क्यों निकले ये यहाँ ये बताया, क्योंकि उनको ये बात पे भरोसा हुआ कि पृथ्वी अगर जमीन पे है तो मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अवश्य जा पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी हवा पे होती तो गोला ऐसे टर्निंग में होता है, कोई भी एक ग्लोब है वो ऐसा टर्निंग में होता है, तो उनको लगा कि टर्निंग, अगर यहां से आप चढ़ के यहां जाओगे तो जहाज नहीं जा पाएगा, जहाज ऐसे टर्निंग पे नहीं चल सकता है। कुछ यहां पे ऊंचाई होगी तो इस तरफ नीचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पृथ्वी के ऊपर अमेरिका के भाग में ऊंचाई होगी, उत्तर अमेरिका तो दक्षिण अमेरिका तो नीचे ही आ गया ना, आया कि नहीं आया बताओ? देखो ये गोला है, अगर ये ऊपर का उत्तर अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका तो ऐसे नीचे आना हुआ कि नहीं हुआ? तो जहाज ऐसे ऐसे ऐसे, यहां अगर सीधा है तो यहां तो उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर ये गोला है तो उसके ऊपर से जहाज ये कंट्री से ये कंट्री पे नहीं जा सकता है। लेकिन जब ये जॉनसन ने ये थियरी साबित की कि जमीन फ्लैट है, नीचे है, पृथ्वी पूरी जमीन पे है और फ्लैट है, तब ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा, एक ही साल के अंदर वो जहाज लेके वहां से निकला कि मैं जरूर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अब जा पाऊंगा। ध्यान में आ रही है ये बात? और वो अपने वहां से निकले, आगे मैं पढ़ती हूं, ध्यान दीजिएगा। 1492 में खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस भी मानते थे, क्योंकि वो अमेरिका के थे, वो भी मानते थे पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि सपाट है। इसीलिए उन्होंने नाव द्वारा समुद्र में इतनी दूर तक प्रवास करने की हिम्मत जुटाई थी। वो तो सामान्य नाव लेके गए थे, क्योंकि तब कोई मशीन नहीं ढूंढी गई थी, तब कोई मशीन और बड़ा जहाज बना ही नहीं था उस वक्त। ये 600 साल पहले की बात है। 600 साल पहले कोई भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई भी बड़ा स्टीमर या उससे चलने वाला कोई जहाज वाज कुछ नहीं ढूंढा गया था। सामान्य नाव लेके क्रिस्टोफर कोलंबस गए थे, और वो जो नाव है ना, वो कोलंबस सिटी में आज भी रखी हुई है। ये बात मैं आपको बता दूं, सड़ वाली नाव है वो, बिल्कुल सामान्य सड़ वाली, जो सड़ वाली नाव में निकलते थे ना, पवन के हिसाब से वो दिशा जाती थी। गया था? हाँ, मैंने देखी है, तभी मैं कह रही हूँ, मैंने देखी है तभी मैं कह रही हूँ। कोलंबस सिटी में वो नाव अभी भी रखी हुई है। केवड़ी मोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी शायद। समझो कि अगर आप फूड से अगर आप देखने जाओ ना, तो कम से कम अपने जैसे कमरा कैसा होता है बड़ा, अच्छा, बस उतनी नाव होगी वो, इससे बड़ी नाव नहीं है। लेकिन वो अभी भी रखी हुई है, वो बिल्कुल हले से चलाने वाली थी, कोई मशीन से चलने वाली नहीं थी।
जहाँ पवन ले जाए वैसी थी, लेकिन उन्होंने तभी ये हिम्मत जुटाई जब उन्होंने भी ये माना कि पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है। इसीलिए उन्होंने नाव के द्वारा समुद्र में इतनी दूर तक प्रवास किया और वो कर भी पाए। और जो उन्होंने ढूंढा जगह, उन्होंने वो रेड इंडियन प्रदेश, क्योंकि लाल मुख वाले बंदर वहां मिले, इसलिए उन्होंने उसको रेड इंडियन प्रदेश नाम दिया। रेड इंडियन प्रदेश नाम दिया। वो निकला वेस्ट इंडीज, वो अफ्रीका में पहुंच गए थे, अभी तक वो इंडिया नहीं पहुंचे थे। बाद में पता चला कि ये इंडिया नहीं है, इंडिया तो अभी बहुत दूर है। ये ध्यान देने जैसी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अमेरिका की फ्लैट अर्थ सोसाइटी के सदस्य भी यही मानते हैं कि यूनान के, कहाँ के, यूनान के दार्शनिक कॉपरनिक्स, जो अब है ना, देखो यहाँ आपको पता चलेगा कि पृथ्वी गोल है ऐसे कहने वाले कौन थे। पृथ्वी गोल है ये कहने वाले यूनान के कॉपरनिक्स थे, वो ही ये बात लाए। और उनके सब परफॉर्मेंस और उनके बताने और उनके वही रीज़न के लिए ही ये बात आई कि पृथ्वी हवा में है। फिर बहुत बहुत गैलीलियो ने, मतलब सबने विरोध किया, गैलीलियो ने भी उसका विरोध किया था। जब गैलीलियो ने इसका विरोध किया था तो उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो ये विरोध करने के लिए जो भी बाहर आए ना, पता नहीं कितने, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों को मार दिया गया। तो लोगों को विरोध करने के भाव में ना जाए, कोई विरोध ना करे, ये दहशत फैलाने के लिए ये काम किया गया। और वो ऐसी खूबी से किया गया कि पूरी दुनिया को इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि पृथ्वी हवा में। हमने पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि अगर 3 लोग आके बोल रहे हैं कि अरे ये गाय नहीं बकरी है, ये गाय नहीं बकरी है, तो जो बकरी गाय खरीद के लाया उसके दिमाग में भी घुस गया कि ये बकरी है, उसको गाय दिखी नहीं उसमें। तो एक ही बात को अगर 100 लोग आके बोल दे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, तो आप उसको मान ही लोगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? यही हुआ हम सबके साथ, यही हुआ क्योंकि ये चीज पढ़ाई में डाल दी गई। ऊपर से ये चीज पढ़ाई में, अच्छा अब ये सोचो ये पढ़ाई में क्यों डाला गया? पृथ्वी जमीन पे है, वो कभी पढ़ाई में था? पहले ये बताओ। इससे पहले पृथ्वी जमीन पे है, वो तो कहीं भी पढ़ाई में नहीं था। तो पढ़ाई में डालने का कारण ही है कि पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, छोटे बच्चे से भी ये चीज एक्सेप्टेंस में आ जाए। समझ में आ रहा है? ये पृथ्वी हवा में नहीं है, पृथ्वी जमीन में है, जैन आगम ये कहता है, फिर वेदांग ये कहता है। ये कहाँ पहले पढ़ाई में था? अगर पढ़ाई में होता तो ये सब्जेक्ट आज भी होना चाहिए था। अगर जैन आगम पढ़ाई में होता तो आज भी जैन आगम पढ़ते ना, हम सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वेदांग भी अगर पढ़ाई में होता तो आज भी वेदांग हम लोग खुद भी तो 40 साल पहले पढ़ के बाहर निकले। कहीं पे भी आपने ऋग्वेद यजुर्वेद कुछ भी पढ़ा क्या? तो ये मुद्दे को पढ़ाई में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत पड़ी? ताकि सबका दिमाग ही बदल जाए। समझ में आ रहा है? ये आप अगर इसको थॉरोली पढ़ोगे तो आप सबका दिमाग बदल पाओगे। ये स्ट्रेटेजी होती है, किसी भी चीज को फैलाने के लिए ये स्ट्रेटेजी होती है। आइए अभी आगे जाते हैं। ये जॉनसन ने ये बात बताई कि 1492 में खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस भी यही मानते थे। और यूनान के दार्शनिक कॉपरनिक्स ने जो पृथ्वी के गेंद जैसी गोल होने की मान्यता प्रस्तुत की, उसे वास्तविक समर्थन इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट सुधारकों से ही मिला था। एक ने बात की और इंग्लैंड से ही ये हुआ, इंग्लैंड के ही सुधारकों ने इसकी बात को समर्थन दे दिया। अब आपको ये देखो, कुछ बात अगर समझ में आए ना तो बहुत ध्यान दीजिए, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिए। सारी चीज इंग्लैंड से ही पास होती। आप अगर ये नासा भी आप देखने जाओ या अमेरिका से, या ये आप अमेरिका की बात, नासा एक तरफ है, लेकिन जो इंग्लैंड से, जो ग्रीनिच सिटी से जो चीज बाहर आती है ना, वो पूरी दुनिया में चल रही है। समझ में आ रही है ये बात?
और इंग्लैंड से ही अगर आज हमारे भारत के ऊपर राज करने के लिए भी आए ना, 200 साल तक वो इंग्लैंड से ही आए थे, अंग्रेजी आए थे और कोई नहीं। कुछ समझ में आ रहा है कि ये पिछले 500-600 साल से क्या हो रहा है पृथ्वी पे? हमारे यहां से कोहिनूर लेके जाना, हर एक ऐसे सिटी से अच्छी अच्छी चीजों को चुरा के ले जाना, हर एक जो कंट्री में इंग्लैंड से लोग गए हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि एंटार्कटिक और आर्कटिक के ऊपर भी इंग्लैंड का कब्जा है, क्योंकि प्रोग्रेसिव कंट्री था पहले से। विमान बनाना या ढूंढना उनका काम था, उन्होंने ढूंढा सबसे पहले। अगर वो भेजा भी होगा ना आकाश में उपग्रह, वो भी इंग्लैंड ने भेजा होगा, तभी वो जो कह रहे हो वो पूरी दुनिया को मानना पड़ रहा है। उन्होंने ही विमान बना के जो उन्होंने किया तो जो नीचे आर्कटिक में जो कंट्री में कोई मनुष्य नहीं था ना, जो चारों तरफ से पानी से जो भी बना हुआ जो भी आइलैंड थे, वो सारे उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। आज ऊपर आर्कटिक एंटार्कटिक में भी उनका ही कब्जा है। उत्तर ध्रुव के भी बहुत सारे ऐसे कंट्री के ऊपर उनका कब्जा है। आप ग्रीन से और ऊपर जाओ, यूरोप से और ऊपर जाओ, ग्रीनलैंड और उसके ऊपर जाओ। ये बहुत ध्यान देने जैसी बात। तो समर्थन इनको इन्होंने ही दिया और उन्होंने फिर उसके ऊपर काम शुरू किया। चार्ल्स जॉनसन का भी ये कहना है, अब ये और भी कह रहे हैं कि अमेरिकन प्रमुख जॉर्ज वॉशिंगटन भी मानते थे कि पृथ्वी सपाट है। अब देखो यहाँ पे अमेरिका के प्रमुख तब जब जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वो भी वही मानते थे कि पृथ्वी जमीन पे है और सपाट। इसका अर्थ ये हो गया अमेरिका भी यही मान रहा था कि पृथ्वी जमीन पे है और सपाट। उनके कथन अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी पृथ्वी सपाट है, इसी सिद्धांत के आधार पे कही गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब ये स्थापना हुई और उन्होंने ये जो मुद्दा किस मुद्दे पे की, तो पृथ्वी जमीन पे है वो मुद्दे पे। लेकिन अब हमें ये समझना है कि अमेरिका, रशिया, ये सारी महासत्ता के सामने इंग्लैंड बाजी मार के ले गया। अब समझ में आ रहा है कैसे और क्यों? उसने एक ही काम किया है, जो भी बोलेगा कि पृथ्वी जमीन पे है और ये उन्होंने एक बना दिया पूरा चार्ट कि पृथ्वी ऐसे है, ये ऐसे घूम रही है, पृथ्वी के आसपास चंद्र है। उन्होंने ये पूरा एक नक्शा बना लिया और उसके ऊपर काम करके उपग्रह छोड़ के और पूरे इतने सालों तक के कैसे कैसे कब पूर्णिमा, कब न्यू मुंडे, कब फुल मुंडे, ये सारा गणित बना के उन्होंने जो भी हमारे जो डिग्रीज जो है, पहले डिग्री कहाँ थी? पहले तो डिग्री थी ही नहीं हमारे पास। नक्षत्र के तो 45 नक्षत्र मुहूर्त के ऊपर चल रहे थे। शास्त्र पाठ में तो मुहूर्त आ रहा है, डिग्री तो आ ही नहीं रही, एरिया तो है ही नहीं उसमें नक्षत्र का। और जो शास्त्र में आगम में जो एरिया है, सभी नक्षत्र, कोई 6 नक्षत्र 45 मतलब 3000 और 15 मुहूर्त के योजन के हैं, वो उसका एरिया है। कितने? 6 नक्षत्र 3000 15 मुहूर्त के, 6 नक्षत्र 1000 और 5 मुहूर्त के, और बाकी के 15 नक्षत्र बराबर 2000 और 10 मुहूर्त के। तो ये तो नाप है ही नहीं, इन्होंने लिया ही नहीं। इन्होंने तो सारे के सारे नक्षत्र 24 घंटे के बना दिए। तो इन्होंने जो बनाया है वो भी ओरिजिनल या शास्त्र के अनुसार तो बनाया ही नहीं। दिस इज वन टाइप ऑफ दादागिरी। उन्होंने जो गणित किया उसको पूरी दुनिया में कैसे लागू करेंगे? तो पढ़ाई में ही ला दिया, पढ़ाई में ला दिया। जो कंट्री में उनका रूल था वहां पे उन्होंने उसको पढ़ाई में ले लिया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये नक्शे के ऊपर उत्तर ध्रुव केंद्र में बताया, ये सब बताया। इस चीज को भी तो इन लोगों ने विरोध करके अपने मुद्दे को ही रखा ना। अब आप ये समझो, ये बात को सोचो कि इन लोगों ने जो मुद्दा कोपरनिकस के कहे अनुसार यूनान से और जो
इंग्लैंड के जो उस वक्त प्रोटेस्टेंट लोगों ने इस चीज़ को बाहर लाया, समर्थन दिया, तो वो अपने समर्थन को कायम पे सबको लाने के लिए उन्होंने बाकी सारे कंट्री में से जो जो वैज्ञानिक ने इसका विरोध किया ना, उन सबका उन लोगों ने मर्डर तक करवा लिया। यही वजह है कि आज हम ये बोलते हैं, जानते हैं, लेकिन इस चीज को दुनिया के सामने प्रूव तक नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ाई 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 पढ़ाई, पूरी पढ़ाई को ही बदल दी है। आज अगर आप ये बोलने भी जाओ ना कि शास्त्र पाठ ये कह रहा है, ये कह रहा है, तो किसी को पता ही नहीं कि शास्त्र पाठ कहाँ है और कैसी हालत में पड़े हुए। आपको उसके लिए उससे पहले जो जो नक्षत्र के जो जो अलग नाप है उसका पूरा गणित करना पड़ेगा। अगर कोई कंट्री या कोई देश उस हिसाब से अगर वो गणित कर लेना, तो ही आप इनको टक्कर से जवाब दे सकते हो, नहीं तो आप नहीं दे सकते। और ऐसा नहीं कर सकते, समझने की बात। जो गणित से वो ये गणित बना सकते, वो हम लोग अपने आगम के और हमारे शास्त्रों के गणित से हम क्यों नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं, बना भी दिया है। अभी मैं ये बात आपके सामने जाहिर करूंगी कि ऐसा नहीं बना सकते, बना भी दिया है। जो उनके अलग अलग नाप है, नक्षत्रों के अलग अलग नाप है, उस हिसाब से पंचांग, उस हिसाब से गणित, उस हिसाब से डिग्रियां, सब डिवीजन हो चुका है। और 500 साल का एक रोटेशन है, 500 साल के बाद वापस वही पंचांग रिपीट होगा 480 साल के बाद। इतना बढ़िया जवाब हमारे आगम में भी है। हमें ये वैज्ञानिकों की बात, हमें ये प्रोटेस्टेंटों की बात, हमें ये यूनान की बात, उस बात पे चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ना ही उस डर से घबराने की जरूरत। आप दुनिया में गलती कहाँ करते हैं पता है? जो जो साइंटिस्ट ने विरोध किया उसने गलती कहाँ की पता है? उसने ये गलती की कि आप गलत हो ये बोलने गए, ये नहीं बताया कि हम सही है, हमारे पास ये गणित है और ये गणित सही है। अगर वो अपने गणित पे जाते, अपने गणित के हिसाब से डिग्री बनाते, फिर दुनिया के सामने रखते ना, तब लोग सुनते। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया, और मैं खाली बोलूंगी ये गलत है, तो कैसे होगा? कोई सुनेगा मेरी बात? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करना पड़ेगा कि मैं अगर गलत ये गणित को गलत कह रही हूं, तो सही गणित क्या है उसको मुझे लाके बाहर रखना पड़ेगा। अगर वो गणित में लाके बाहर रख रही हो तो उसको मानने वाले 1000 मिलेंगे, अरे ये सही है ये, फिर तो उसको जजमेंट ही लेना है खाली। अगले इंसान को खाली जजमेंट ही लेना बाकी रहेगा बस। मगर आप कुछ दोगे ही नहीं और बोलोगे ये गलत है, तो आपको ही पकड़ के लोग बंद कर देंगे। और वही हुआ है, आज तक वही हुआ है। सच गणित लाके किसी ने रखा ही नहीं। अगर कोई रखता तो ये तकलीफ ही नहीं आती, ये नौबत ही नहीं आती। बराबर। अभी हम लोग लड़ेंगे, सच गणित लेके बाहर आएंगे, सच भूगोल खगोल दोनों। पृथ्वी जमीन पे है, हाँ, हम लोग सब ये गणित लेके बाहर आएंगे। और दुनिया को बोलेंगे नासा कहाँ गलत है, ग्रीनिच कहाँ गलत है, इंग्लैंड कहाँ गलत है वो भी बोलेंगे, अमेरिका कहाँ गलत है वो भी बोलेंगे। बराबर। चलो अब आगे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने नक्शे में पृथ्वी को सपाट ही बताया है और बराबर केंद्र में उत्तर ध्रुव। अब आप ये समझो, पृथ्वी को ऐसे सपाट और बराबर केंद्र में उत्तर ध्रुव, तो ये तो हमारा नक्शा अपना ही नक्शा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हमारे भी ऋषभकूट पर्वत बराबर मध्य में है कि नहीं? हमारे में बराबर मध्य में ऋषभकूट पर्वत है। बराबर ऊपर के जो 3 खंड है उसके मध्य खंड में मध्य भाग में है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो नक्शा प्रस्तुत किया था, जमीन पे पृथ्वी सपाट है और बराबर मध्य में उत्तर ध्रुव है, तो ये तो सही बात है, ये तो हमारा अपना ही नक्शा है।
ठीक है। वास्तविकता ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पृथ्वी का नक्शा है उसका ही उपयोग फ्लैट अर्थ सोसाइटी के सदस्य अपने सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के लिए नक्शे के रूप में करते हैं। अब देखो मजे की बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सपाट नक्शा बनाया उसका ही उपयोग ये फ्लैट अर्थ सोसाइटी 50 साल पहले जो बनी वो भी वही नक्शे को मान रही है, और वो ही नक्शा मध्य में उत्तर ध्रुव वाला या उसको हमने हमारे आगम के पाठ में जो नक्शा दिया है ना वो सिमिलर नक्शा है। तो अब यहाँ हमारे पास ये तीन बात हुई कि एक हमारे आगम ये मानते हैं कि बराबर पृथ्वी ऐसे सपाट है और उसके मध्य में उत्तर ध्रुव है, बराबर, और दूसरा ये फ्लैट अर्थ सोसाइटी ये मानती है कि बराबर सपाट पृथ्वी है और मध्य में उत्तर ध्रुव, और सोवियत रशिया संघ का खुद का नक्शा ही ये बता रहा है। तो अब ये तीन चीज तो इकट्ठी हो गई। तब ये तीनों का मुद्दा लेके आगे जाएंगे तो कल 4, 5, 6, 7 और जुड़ेंगे हमसे, बराबर है। बराबर। तो ये उसमें हमें काम आएगा, बराबर। चार्ल्स जॉनसन ने और भी कहा है कि रूस और अमेरिका में जो अंतरिक्षीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, देखो रूस और अमेरिका में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड में ही ये ग्रीनिच में ही ये हुआ है, लेकिन रूस और अमेरिका में भी ये कैसे उपग्रह भेजना है, आकाश क्या है, उपग्रह से उसकी फ़ोटो लेना, मतलब कि जैसे हमारे में इसरो है वैसे नासा है, वो नासा भी ऐसा ही काम कर रही है, और ऐसे ही रशिया में भी एक थी, पर उन्होंने गलती कहाँ कर दी, देखो ध्यान दो, उन्होंने क्या किया था पता है, एक जगह गलती कर ली थी, और वो गलती उन्होंने ये की थी, मैं भी बोल रही हूँ सुनिए। इस धारणा को समर्थन देने के लिए वहाँ प्रारंभ किया गया कि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है। 1969, कहाँ 1969, उसमें अमेरिका ने जो नाटक किया वो भी पूरी तरह झूठा था, और हॉलीवुड के एक स्टूडियो में चंद्रमा पर अपोलो यान के उतरने की शूटिंग की गई। देखो उन्होंने क्या किया, ऐसा एक पूरा ड्रामा प्रस्तुत किया कि पृथ्वी इस प्रकार से है और यहाँ अपोलो से एक चंद्रयान उतर रहा है, और बराबर इस उन्होंने ये पूरा ड्रामा बनाया। अब ये ड्रामा है, ये बात बाहर आ गई, अब उनकी बातों को, दूसरी तीसरी बातों को भी लोग झूठ मानने लग गए। आप एक बार एक चीज का झूठ, एक बार अगर झूठ का सहारा लोगे ना, फिर दुनिया आपकी बात कभी नहीं मानेगी। एक बार अगर पता चल जाए कि ये इंसान झूठा है तो आप उसकी दूसरी किसी भी बात पे भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। बराबर इसी तरह ये तो अमेरिका ने किया, बराबर, अपोलो यान के उतरने की शूटिंग की, और इस पूरे नाटक के संवाद लेखन का कार्य आर्थर सी क्लर्क नाम के एक विज्ञान लेखक द्वारा हुआ। एक साइंटिस्ट ने ही ये पूरा लिखा और ये बना। अब इन दिनों स्पेस, अब समझ में आ रहा है, तो ऐसे नाटक हो चुका है। 1969 में अमेरिका ने ये नाटक किया। इससे पहले अगर आपको पता हो तो वो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है और मॉस्को की पहाड़ी पे उतरा, ये भी सारा नाटक साबित हो गया। वो कभी चंद्रयान कभी भी चंद्र की सपाटी पे आज तक नहीं गए। उसमें भी वो अपोलो पे वो उतर रहा है, तो वो जो उतर रहा है वहां से नीचे उतर रहा है, वहां पे उसकी परछाई दिखी। अब वो शूटिंग कर रहे थे तो वहां उसकी परछाई, अब परछाई तो होगी नहीं ना वहां पे ऊपर। आप अगर शूटिंग करोगे तो एरोप्लेन की परछाई या इंसान की परछाई तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश तो है ही नहीं। कुछ ऐसे कारण निकाल के बाकी सारे साइंटिस्टों ने ये कह दिया कि ये फ्रॉड है और ये सिर्फ मॉस्को की किसी पहाड़ी के ऊपर शूटिंग हुआ है। तो जैसे अमेरिका ने चंद्रयान का जो नाटक बताया उसको भी झूठा साबित हो गया, रशिया ने भी बनाया वो भी झूठा साबित हो गया। अब ये लंदन ने तो कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की, ग्रीनिच से तो ये कभी कोशिश हुई ही नहीं कि हमने इसके ऊपर यान भेजा। अभी भारत ने भेजा तो पता है चंद्रयान की कहाँ गया वही नहीं मालूम। हुआ ना ऐसा? और कोविड आने का कारण भी तो वही है, उसी महीने में कोविड आया।
क्योंकि शास्त्र के अनुसार देखे जाए, मैं आज ये बात बहुत क्लियर करूंगी कि चंद्रयान का हुआ क्या, बहुत जरूरी है। शास्त्र के हिसाब से अगर हम जाएंगे, जैसे कि हमारा ये शास्त्र क्या कह रहा है, उस हिसाब से अगर आप जाओगे तो मान लो कि ये सफेद रंग का चंद्र है, तो बराबर चंद्र के कुछ नीचे ऐसे काले रंग का राहु घूम रहा है। समझ में आया? ये सफेद रंग का चंद्र है, तो बराबर उसके नीचे देखो, आपको दिख रहा है अभी सफेद कपड़ा? ये काले के कारण आपको सफेद कपड़ा दिख रहा है? हाँ। सफेद कपड़ा कहाँ से दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा है तो? हम लोग को साइड से दिख रहा है। नहीं, साइड की बात साइड में नहीं सोचना है, आगे से दिख रहा है क्या? नहीं, लाइट में से नहीं दिखता है। चलो अब मैं होशियार हो गई। अभी नहीं दिखता। हाँ, क्यों? क्योंकि राहु का विमान है। अब ये धीरे धीरे हट रहा है। देखो, पूनम, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, अष्टमी हुई, फिर पूर्णिमा हुई। अभी ये पूर्णिमा हो गई। अब ये धीरे धीरे राहु विमान उसको वापस, अब अमावस हो गई। तो राहु का विमान तो ऐसे चंद्र के आसपास ही है, પણ એ ઘૂમે તો આખું ગોળ ને, घूमे तो आखू આગળ गोल ने, राउंड में। वो तो राउंड में ही ऐसे भी खिसक सकता है, ऐसे भी खिसक सकता है, उसकी मर्जी। ऐसे भी चंद्र जैसे आगे निकलेगा, राहु उसके पीछे पीछे जाएगा। हाँ, એટલે રાહુ પણ આખું ફરીને પાછો આમ આવે ને। राहु तो यहीं पे रहने वाला है, राहु कहीं नहीं जाता है, वो चंद्र के साथ ही। जैसे जैसे चंद्र घूमेगा ऐसे राहु घूमेगा, बस। हाँ, चंद्र जैसे जैसे चंद्र घूमेगा वैसे वैसे राहु भी उसके नीचे ऐसे ही घूमेगा। देखो, दोनों ऐसे घूमते हैं, देखो, दिख रहा है अभी? अच्छा, बराबर। हाँ हाँ हाँ। चंद्र से बराबर 4 ही अंगुल छोड़ के नीचे राहु। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही, ऐसा है। तो अब अगर हमने जो उपग्रह छोड़ा वो यहाँ आकर बैठ गया, या फिर इसकी ऑर्बिट में छोड़ा है, उसको कोई जगह पे बैठने के लिए नहीं छोड़ा है, वो वहां घूम ही रहा है, लेकिन इसकी ऑर्बिट में, इसकी स्पीड से ही। अब यहाँ है या यहाँ नीचे है वो तो हमको भी नहीं मालूम, पर चंद्र के नीचे घूमने के लिए अगर उसको छोड़े और वो यान भी ऐसे घूमे, तो उसको तो राहु तो बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी कारण से ये चंद्रयान जो छोड़ा गया है, बराबर इससे कुछ 2000 किलोमीटर पहले ही उसका कनेक्शन कट गया है। और जो भी पिक्चर आ रहे सारे ब्लैक आ रहे हैं। बोलो, अभी ये ब्लैक ही आएगा ना? ये पिक्चर जो भी लेगा क्या आएगा? ब्लैक आएगा या कुछ दिखेगा? ब्लैक आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लैक ही आएगा। अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्या खड़ा हुआ? जैसे ये बीच में कनेक्शन आ गया, ये यान है, ये राहु है। अब राहु यान कनेक्टेड हो गए, तो अब राहु की नेगेटिविटी को नीचे, अब यान तो हमारे नीचे से रिमोट कंट्रोल से हम फोटो ले रहे हैं, मतलब यान तो हमारे कंट्रोल में है ही। यान तो हमारे कंट्रोल में है ही। यान तो इसरो के कंट्रोल में ही है। इसरो में से उसकी फोटो लेना नहीं लेना कनेक्टेड है ना, कंप्यूटर से कनेक्टेड। ऐसे छोड़ने के बाद तो कुछ नहीं हटा सकते आप। अच्छा, रिमोट में कंट्रोल नहीं? कुछ नहीं। आप सिर्फ इसमें खाली कैमरा है, वो कैमरे से ही आप उसको देख सकते हो बस। पण तो कोई फायदा नहीं है नो, तेरे तो फायदा भी नहीं है, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप कर सकते तो क्या कर सकते? तो जो कैमरा है उसका बिल्कुल कनेक्शन आप काट सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। પણ ફાયદો જ નથી તો કનેક્શન કાપી નાખે એ સારું ને, નુકસાન છે એ જ સારું। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम तो यही सोचेंगे बस, ये कनेक्शन नीचे की पृथ्वी से कुछ तो करना पड़ेगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि हो क्या रहा है, ये राहु के भी कनेक्टेड है और पृथ्वी से भी कनेक्टेड। ये तो क्लियर हुआ ना? पहले मेरा मुद्दा क्लियर हुआ।
કનેક્ટેડ છે બંને જગ્યા. बस तो अब आप ये याद करो, खाली एक बात याद करो कि जब हम छोटे थे तो जो सनलाइट आती थी तो बराबर बीच में बिलोरी कांच रखते थे, फिर हम अपना हाथ रखते थे या पेपर रखते थे, तो बिलोरी कांच पूरा सूर्य का प्रकाश लेता था और कागज पे फेंकता था, तो कागज कितनी देर में जलता था? जल्दी चलता है. 5-10 मिनट में जल जाता था. क्यों? क्योंकि बिलोरी कांच पूरे सूर्य प्रकाश को पावर से संग्रहित कर लेता था और तब नीचे जो छोड़ता था उसका रेस वो 100 गुना पावरफुल हो जाता था. ऐसे ही मैं दूसरा भी उदाहरण दूंगी. जो सूर्य प्रकाश है उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलती, लेकिन अगर उसको सोलर मशीन कैप्चर करे और फिर आप सोलर मशीन आप बिल्डिंग पे लगा दो या कहीं लगा दो तो सारे एरिया की लाइट चालू रहेगी. तो सोलर मशीन ने क्या किया? कैप्चर किया, उसको कन्वर्ट कर लिया कैप्चर करके. अब यहां पे सोचो आप कि ये राहु है और ये आपका यान है, तो यान में ताकत है उसकी फोटो सब लेने की. यान कनेक्टेड है यहां से, यान नीचे से भी कनेक्टेड है, तो राहु की नेगेटिविटी यान कैप्चर करेगा कि नहीं करेगा? राहु का पावर करेगा. और जो इसकी अशुभ असर है वो 100 गुना नीचे आएगी. नीचे छोड़ता है. क्लियर हो गया आज? तो ये यस तो 5 सितंबर को जो राहु का यान छोड़ा गया और 25 सितंबर से तो कोरोना शुरू हो गया, पकड़ में आ गया चाइना में. तो તમારું કહેવાનો અર્થ ઈ છે આ એનો રીઝન છે. यस, क्योंकि ये छोड़ने के बाद ही राहु की जो प्रकाश 100 गुना बन के नीचे सोलर दे रहा है, जो प्रकाश 100 गुना बिलोरी कागज को जला देता है, तो यहाँ भी 100 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा जो पहले था उससे? बढ़ गया. आज तक पहले कभी ऐसी महामारी आई जो हवा में जम्स हो जाए? कागज को ऐसे ही रखो सूर्य प्रकाश में बिलोरी कांच के बगैर, 1 महीने तक नहीं जलेगा. कुछ नहीं होगा. कलर बदल देगा, पीला होगा लेकिन जलेगा नहीं. और सोलर मशीन, सूर्य तो 12 घंटा 24 घंटा आकाश में 12 घंटा घूमता है. आपकी एक भी लाइट जलती है क्या बिना उसके? नहीं. तो उसका डीप रीजन समझ में आ गया? हाँ. इसका भी डीप रीजन यही है. यान तो हमने छोड़ दिया सूर्य के राहु के विमान के नीचे, क्योंकि चंद्र और राहु आपने छोड़ा किसके लिए है? चंद्र के लिए. चंद्र के लिए. पर बीच में काला है राहु, इसलिए दिखाई नहीं देता है राहु का विमान. चंद्र के नीचे काला विमान काले रंग का होने के कारण आपको मालूम भी नहीं है कि यहाँ कुछ है, ऑब्जेक्ट है. समझ में आया? हाँ. मालूम भी नहीं पड़ रहा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यान यहाँ आ गया है, तो अब तो इसका पावर तो नीचे बढ़ ही जाएगा. फोटो ले रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक आ रहा है, ये कंफर्म है कि हम फोटो राहु विमान की ले रहे हैं. समझ में आया? अब ये कंफर्म हुआ कि ये कैसे हो रहा है. साइंस बढ़ जाएगा, साइंस बहुत अच्छा है, साइंस की टेक्नोलॉजी से फायदा ही फायदा. ऐसा होता नहीं है हर बार. रॉन्ग assumption है. हाँ, या अमेरिका यान भेजना अच्छी बात है ऊपर, और उससे सारे कंट्री में ये सारे टावर लगे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टावर, जैसे ये हमारे वोडाफोन के टावर, फिर रिलायंस के टावर, वो फायदा अलग बात है. समझ में आया? जैसे कि एक बॉम्ब, जब भी वो स्फोटक ढूंढा ना कि किसी भी चीज को तोड़ सकते हो, तो नदी पहाड़ों तोड़ के शहर बनाना या ब्रिज बनाना उसके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूटन बॉम्ब फेंकना क्या सही था? नहीं. तो आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि टेक्नोलॉजी का दोनों तरह का उपयोग है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी. तो ब्रह्मांड में जाके सूर्य चंद्र के विमानों के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल भी शुभ नहीं हो सकता. अगर ये सब शास्त्र के थ्रू जाते ना तो ये बात उनको रोक देती.
ये लोग माना ही नहीं ना, पढ़ा ही नहीं शास्त्र, पढ़ाई में आया ही नहीं पृथ्वी के आसपास चंद्र घूम रहा है, ये पढ़ाई में आया। अगर ये पढ़ाई में आता ना कि चंद्र विमान के नीचे राहु विमान है, तो कोई चंद्रयान छोड़ने की गलती करता? पहले यही बताओ। चलो, अगर उनको ये पता हो। नहीं नहीं, मैं नहीं मिली क्या? मेरी तो बात छोड़ो, वेद वेदांग भी यही लिख रहा है, आगम भी यही लिख रहे हैं। तो साइंटिस्ट तो नहीं, पर हमने पढ़ाई में से, देखो ध्यान यहीं पे दो, ये मुद्दे पे ध्यान दो। हमने पढ़ाई में से ये दो चीज निकाल दी, तभी ये हुआ। और पढ़ाई में ये डाल दिया पृथ्वी हवा में है, राहु केतु की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। चंद्र की कला क्यों बदल रही है? तो सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इसीलिए बदल रही है। क्या क्या तिकड़म खड़े कर दिए। યાન છોડે ને ત્યારે આપણા વાળા તો બધું મુહૂર્ત ને બધું જોતા હશે ને કાઈ। पर मुहूर्त देखने से मुहूर्त देख लेना, उनको पता ही नहीं है चंद्रयान के नीचे राहु। पहले देखो, ये बात पे समझो आप। अगर ये मालूम होता ना कि चंद्र की कला बदलती है, उसका कारण नीचे राहु है, वो है, अगर ये पता हो ना, तो आप कभी ना छोड़ो। પણ એ લોકો તો સન્યાસીઓને જ પૂછતા હશે ને। नहीं नहीं, ये वो कहाँ सन्यास, उनको धर्म से कहीं लेना देना है क्या? साइंस को धर्म से लेना देना होता तो पृथ्वी को हवा में मानते भी नहीं ना। साइंटिस्ट ने कह दिया, पहले सन्यासी को पूछते, भाई सही है कि नहीं है, बताओ। धर्म ना, अरे यही तो कारण है कि वो सारे देश प्रदेश अनार्य क्यों है। अब ध्यान दो इस बात पे। चलो, पहले ये ध्यान दो कि रशिया, इंग्लैंड या फिर अमेरिका, कोई भी कंट्री, कोई भी देश क्या आर्यभूमि में है? नहीं, सब अनार्य। तो धर्म, आगम, वेद वेदांग वो लोग को मानना ही नहीं है, उनकी फितरत ही नहीं है। अपने वालों ने छोड़ा है तो क्या किसी ने हजारों सालों से ये पढ़ा भी है कि वेद वेदांग में लिखा है कि चंद्र के नीचे राहु का विमान चल रहा है, आगम में लिखा है चंद्र के नीचे राहु का विमान चल रहा है? तो कोई ने खबर नहीं, क्योंकि पढ़ाई में से निकल गया। यही तो ध्यान दो आप। બધું રોંગ સાયન્સ જ ભણે છે। पर यही तो बात है, पढ़ाई में से इस चीज को हटाना या पढ़ना ही नहीं और दूसरी चीज को डालना। देखो ध्यान दो, अभी एक और बात। पहले के जमाने में गुरुकुल में पढ़ते थे तो वेद वेदांग पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ, पढ़ते थे। आज स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, सालों से बंद हो गया। अंग्रेज जब से आके मिडिल स्कूल हाई स्कूल बना के गए, तब से ये बंद हो गया। तो नवा बोर्ड काढ़ी दिए, पण आपनु जे वेदांतનું વેદનું બોર્ડ છે એ તો सब उड़ी गયું। तो अब कोई भी साइंटिस्ट पिछले 400 साल से जो भी साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने ये शास्त्र वास्त्र कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऊपर से पृथ्वी को हवा में मान लिया, ऊपर से उसके आसपास चंद्र को मान लिया, चंद्र और सूर्य के बीच में पृथ्वी आने के कारण ये ग्रहण हो रहा है, ये मान लिया। मतलब राहु केतु तो उनके हिसाब में है ही नहीं। अगर हो तो वो ये गलती ना करे ना। समझ में आ रहा है ये? हाँ। उनके लिस्ट में चंद्र के नीचे राहु है या और सूर्य के नीचे भी केतु है, ये बात भी तो आनी चाहिए। वो तो भेजते रहते हैं ऊपर, सब जगह उपग्रह भेजते रहते। रेस लगी है उसमें तो। हाँ, कौन सी कंट्री पहले भेजती हाँ, है। हाँ, फिर समझ में आया? कारण समझ में आया अभी? हाँ। जो नहीं पढ़े हैं उस कारण ये हो रहा है। अगर पढ़ते तो सोचते, 2 बार सोचते कि ये लिखा है तो कहीं से गड़बड़ ना हो जाए ऐसी। चलो, इन दिनों स्पेस शटल के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। देखो, ये सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं। ये वो जॉनसन कह रहे हैं कि ये सारे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही सारे स्पेस शटल के कार्यक्रम हो रहे हैं। स्पेस शटल पृथ्वी के चारों ओर प्रदक्षिणा कर सकता है, ये पूरी तरह असंभव है, क्योंकि पृथ्वी गेंद जैसी गोल है ही नहीं।
देखो अभी ये कहाँ बात आई, आप सुनो। पृथ्वी फ्लैट है तो स्पेस शटल ऐसे घूमेगा ना, ऐसे नीचे तो कभी जा ही नहीं हाँ। सकता, ऐसे नहीं है, नीचे से तो कभी जा ही नहीं सकता। तो इनके हिसाब से तो नहीं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव भी जाएगा ना, बॉल जैसा होगा तो, ऐसा बॉल होगा तो, ऐसा बॉल जैसा होगा तो यहां से यहां भी जाना चाहिए और यहां से यहां भी जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, हाँ। और यहां से यहां भी जाना चाहिए। जबकि ये पृथ्वी पे तो ऐसे ऊपर से यहां ही घूमेगा, नीचे तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, હવે બિંદુબેન આ લોકો કેવી બતાવે છે પૃથ્વીને, આ લોકો જંબુદ્વીપ વાળા? जम्बूद्वीप वाले भी जमीन पे ही बता रहे हैं, वो हवा में नहीं बता रहे हैं, वो हवा में तो विरोधी कर रहे हैं। નહીં, ગોળ કેવી બતાવે છે? गोल तो है ही नहीं, आपने जम्बूद्वीप जो पढ़ रहे हो वही बता रहा है, जमीन पे ही ये पूरा जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन का। અચ્છા, આવી રીતે જ બતાવે हाँ, છે. और मध्य में मेरू, મેં बस। એનું જોયું પણ મને ખબર નહીં પડી કે કઈ રીતે બતાવ્યું. ये पूरा 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप हो गया और बराबर मध्य में मेरू हो गया। देखो ऐसे, આપણે પાલીતાણામાં બતાવે છે આ જ રીતે બતાવે છે. हाँ, एज रीते। बस कुछ चीजें हैं जो अभी नई नई जो ढूंढी है ना, वो उसमें गलती है, वो सुधारनी। अभी जो नई नई ढूंढी ना हमने कि 1 लाख હા, હા, હા. योजन का लवण है, वो नहीं है उसमें, वो सिर्फ 1000। उन्होंने सारे द्वीप समुद्र 1,000 योजन के बता दिए। હમ. अब सारे द्वीप समुद्र 1,000 के योजन के तो है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र, अब आप सोचो कि जो लवण है, जो कम गोलाई में है, वो अगर 1,000 योजन ऊंडा है तो उसमें ऊंडाई है, लेकिन अंतिम असंख्य योजन जो चौड़ा है वो भी 1000 ही हो गया, तो वो तो पतला छालिया हो गया। समझ में आया? હમ. चिबा होता जाएगा, आगे आगे आगे, थाली थाली, फिर इतना पतला पतला समुद्र होता जाएगा। और स्वयंभू रमण समुद्र में तो 1,000 योजन के तो मछली ही है, बड़े बड़े मछली। तो 1000 योजन का मछली क्या अंदर डीप जाएगा ही नहीं क्या? मछली कभी यहां से लंबी और यहां से चपटी तो हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? 1,000 योजन की मछली हो तो उसको डुबकी लगा के बाहर आने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? પાણી તો चाहिए ना. हाँ, तो 1000 योजन की मछली क्या 1000 योजन के समुद्र में आ सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं। बराबर। तो कुछ ऐसे कारण है जो हर जगह आपको बात सही जवाब नहीं मिल रहा है। चलो अब आगे जाएंगे। पृथ्वी थाली जैसी सपाट है, गेंद जैसी गोल नहीं है, ऐसे मानने वाले मात्र बाइबल जैसे ग्रंथों के आधार पर ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपनी मान्यता के समर्थन में उन्होंने ऐसे कई वैज्ञानिक तर्क प्रस्तुत किए हैं जिससे बुद्धिमान व्यक्ति भी हतप्रभ हो जाते हैं। फ्लैट अर्थ सोसाइटी की ओर से जो वैज्ञानिक तर्क है उनमें से 5 मुख्य मुद्दे निम्नानुसार। अब उन्होंने जो बड़े बड़े जो लॉजिक दिए उनमें से 5 लॉजिक यहाँ पे बताए गए हैं कि ये 5 ऐसे लॉजिक है जो अगर आप ध्यान से उसको समझो तो आपको भी ये पता चले कि नहीं, ये पृथ्वी हवा में नहीं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग तो कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि आगम में से कि ये जमीन पे है तो है बस। लेकिन इन्होंने लॉजिकली भी बताया कि वो हवा में क्यों नहीं है। मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहूंगी। विज्ञान की दृष्टि में किसी भी प्रकाश या विद्युत या चुंबकीय तरंगों को प्रवाहित होने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी, देखो एक एक बात को हम है ना अपने आगम के लॉजिक से टैली करेंगे। ये एक ही लाइन मैंने पढ़ी कि साइंस ये कहता है कि साइंस किसी भी प्रकाश या विद्युतीय तरंग, चुंबकीय तरंग, जो हवा में तरंग घूमती है या जो प्रकाश आपको दिखा सूर्य आते ही
31,000 योजन तक या दूर दूर असंख्य योजन तक उसका प्रकाश जाता है, तो वो प्रकाश फैलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब ये सोचो कि साइंस कह रहा है कि बिना माध्यम प्रकाश जा नहीं सकता, बराबर? भगवान ने क्या कहा है पता है? पूरे 14 राजलोक में छोटे छोटे पुद्गल परमाणु, ऐसे परमाणु के जिसके 2 टुकड़े नहीं हो सकते, वो ठास ठास के भरे हुए हैं। आपको ये समझना है कि बिल्कुल छोटे 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 कण ये हमारे आसपास हवा में भरा हुआ है। मैं अगर हाथ ऐसे कर रही हूं ना तो बहुत सारे कण बीच में से आके चले गए, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे टुकड़े कि जिसके 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते। आप है ना एक चीज पे ध्यान देना, कभी ये देखना अगर धूप आए ना तो आपको बराबर बीच में पूरा क्या हवा में उड़ रहा है ना सब कुछ दिखेगा। हाँ बस आपको पूरे आकाश में पूरा पूरा एरिया उसी से भरा हुआ दिखेगा। ये तो दिख रहा है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जो नहीं टुकड़े हो सकते हैं वो तो बिल्कुल अदृश्य होते। समझ में आया? हाँ। तो ये एक माध्यम है जो प्रकाश को फैलाएगा यहां से यहां, ये भी साइंस कह रहा है। तो भगवान ने जो कह दिया वो दोनों बात क्लियर हो गई। हो गई। हमें ना एक एक मुद्दे को हम ये देखेंगे कि परमात्मा आदिनाथ भगवान के वक्त से ये हम ये जानते हैं क्या, ये असंख्य काल चक्र से ये बात आ रही जो आगम बता रहे हो। सभी आगम सभी परमात्मा ने एक ही बात बताई है। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात होगी कि ये साइंस तो अभी 200-500 साल में आया है, ये तो हम अनंत काल चक्र से ये बात भगवान जानते हैं और बता के गए। ठीक है? तो ये पूरा 14 राजलोक पुद्गल परमाणु से ठसाठस भरा हुआ है। ये तो भगवान कब के कह गए। तो अब सूर्य उगेगा तो वो प्रकाश दूर तक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा, क्योंकि यही पुद्गल परमाणु एक दूसरे को पास ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे पास ऑन करेंगे बताऊं मैं? देखो बहुत महत्व है यहाँ भी। हमको ये नहीं मानना कि ये सारे जीवित है और ऐसे शक्तिशाली एकदम छोटा सा जिसका 2 हिस्सा ना हो उसमें कोई शक्ति होगी? नहीं होगी। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम से ठसाठस भरे हुए, मतलब उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं है। राइट। अब एक जगह आपको ये मालूम होगा कि जब इलेक्ट्रिक में करंट पास होता है तो वायर बिगड़ा है वो कोने में, और करंट मेरे तक आता है कि नहीं आता है? आता है। कैसे हुआ ये? एक एक टुकड़े से ये पास हुआ। हाँ। वायर के छोटे छोटे भाग से ये पास ऑन होके मेरे तक पहुंच गया तुरंत 1 सेकंड में। हाँ। ये पुद्गल परमाणु यही काम करते हैं। जैसे ही सूर्योदय होगा, जहां तक पुद्गल परमाणु है वहां पूरे जगह तक 1 सेकंड में प्रकाश पास ऑन हो जाएगा। हाँ। अब समझ में आया? हाँ। ये काम कितना फास्ट होता है? सुपर फास्ट। तो ये परमाणु ही है जो अंधेरा होगा तो वो भी इतनी स्पीड से हो जाए। जो प्रकाश होगा, सूर्य उदित हो गया तो वो भी, अब सूर्य डूब गया तो अंधेरा भी होना, सारे पुद्गल परमाणु प्रकाश को छोड़ देंगे तो अपने आप अंधेरा हो गया। तो ये पुद्गल परमाणु पकड़ते हैं प्रकाश को। ये बात समझ में आ गई? हाँ। जैसे वायर में करंट पकड़ता है ना, बराबर। मैंने ये कोने में ये चीज को ऐसा छुआ और वो वायर के से कनेक्टेड था तो वहां पे वायर बिगड़ा हुआ है, लेकिन यहां मुझे करंट लगा, कितने कम से कम आधे किलोमीटर दूर भी लग गया। तो इसी तरह हर एक प्रकाश ऐसे पास ऑन होता है। तो साइंस ने तो कहा कि ये कोई ना कोई माध्यम लेता है। भगवान तो कह ही रहे हैं कि क्या माध्यम भी ले रहा है। हाँ बोले।
નાના નાના પાર્ટિકલ્સ હોય એની વચ્ચે પણ આકાશ પ્રદેશ તો હોય જ ને જરાક आकाश प्रदेश के अंदर ही पार्टिकल्स है, उल्टा बोल रहे हो आप। નહીં પણ હા આકાશ પ્રદેશની અંદર છે પણ એક પાર્ટિકલ અને બીજું પાર્ટિકલ ની વચ્ચે તો હોય જ ને। अरे एक बात એટલે समझो, ભેગા નથી થઈ શકતા। हाँ एक बात समझो कि आकाश प्रदेश तो जैसे एक थैली में दूसरी थैली, दूसरे में तीसरी थैली, तीसरे में चौथी थैली, ऐसे ऐसे एक इतने गोल 1 इंच के प्रदेश में भी अंदर असंख्य प्रदेश है। હમ समझ में आया? હમ तो आपको ये छोटे से परमाणु जिसके 2 हिस्से नहीं हो सकते, लेकिन 2 परमाणु के बीच की जगह में तो असंख्य प्रदेश और है। હમ अब ये समझ में आ गया ना कि 1 सेकंड में प्रकाश कैसे लंबे जगह तक पहुंच जाता है। ये क्लियर हो गया? 99% એવું કદાચ સાંભળ્યું છે કે આપણા બોડીના અંદર પણ બધી વસ્તુઓ અલગ કેમ રહે કે આકાશ પ્રદેશ છે ને એટલા માટે। आकाश प्रदेश और साथ में ये हमारे तो शास्त्र के हिसाब से तो हम ये जानेंगे ही जानेंगे कि कोई भी 2 वस्तु के बीच में खाली जगह होती है, और वो जो खाली जगह है ना उसको ही अवकाश बोला है। अवकाश, अवकाश मतलब खाली। અવકાશ तो ये अवकाश क्या होगी? ये दो ऐसी उंगली साथ में नहीं रहेगी, बीच में अवकाश होगा। હમ अगर मेरे पेट में स्टमक और जो जठर है ना वो दोनों साथ में नहीं होंगे, बीच में अवकाश होगा। હા એટલે तो ये अवकाश शब्द क्या है? अवकाश शब्द क्या है? ये स्टमक और ये जठर को चिपकने नहीं देते। ગેપ गैप, અવકાશ जिसको आप ब्लैक होल, દેખાય ને સાથે आप एक ही शब्द में कहोगे ब्लैक होल। એની નીચે આકાશ પ્રદેશ હોય। यस, ब्लैक होल। समझ में आया? હમ जो बीच की जो जगह है वो जगह इतनी ऐसी स्ट्रांग है कि ऊपर की चीज नीचे नहीं आ सकती, नीचे की चीज ऊपर नहीं जा सकती। हमारे शरीर में बाल से भी पतली वेन्स है હમ और 72,000 नाड़ी है। आप सोचो, और नाड़ी भी कैसी? हमारे स्किन जैसी ही ना, सॉफ्ट ही ना, હા लेकिन फिर भी वो 2 नाड़ी एक साथ कभी चिपकती नहीं। હમ तो ये अवकाश अंतर के कारण, હમ कि 2 नाड़ी के बीच में अवकाश है और है। હમ क्लियर हुआ? ये आकाश अलग है, अवकाश अलग है। હમ आकाश सबको अपने अंदर लेके बैठा है, वो सबसे अटैच रहेगा। अवकाश सबको दूर करेगा। और ये वेदांग ने भी इसके लिए आपको आयुर्वेद में और सब में एक शब्द दिया, आपको याद आया तो, पान अपान उदान समान, 10 प्रकार के वायु હમ जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। હા બરાબર। तो पान अपान उदान समान, ये सारे वायु अलग है जो अपने सारे ऑर्गन और सबको अलग अलग रखेंगे। હા એ પહેલામાં આવ્યું તો ને ખબર છે કે એક થેલીમાં તમે હવા ભરો ને પછી પાણી ભરો તો એ પાણી ને હવા જુદું જ રહે। ये मशक में वो अपने में है ना नीचे, जो लवण समुद्र के अंदर। हाँ हाँ, बस 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 बस। और कुछ जगह ऐसी है वायु जहाँ पानी और वायु दोनों मिक्स, तो यही तो हुआ है H2O, फिर O1, O2, O3, यही तो है सब वायु के अलग अलग प्रकार। પાતાલ કલશનું લેક્ચર થઈ ગયો છે। O3, हाँ वो भी हम लेंगे बाद में फिर से। O3 और O कभी O2 में मिक्स नहीं होगा, O2 कभी O में मिक्स नहीं होगा। હા પણ એટલે આવું કોઈ દિવસ વિચાર્યું જ નતું કે માછલી પાણીમાં ઓક્સિજન હોય, H2O છે તો પણ એ એમાં જીવે છે ને બહારનો ઓક્સિજન લે છે ને મરી બહાર જાય છે। મરી જાય હા, છે। બહાર મરી જાય, કારણ કે બહારનો ઓક્સિજન જુદો છે। ઓક્સિજન પાછા બંને લે છે। हाँ, बाहर O है, पानी में H2O, बाहर पानी में O है खाली, लेकिन बाहर तो O2 और O3। तो हम लोग O2 ले रहे हैं और मछली को O चाहिए, उसको O2 नहीं चाहिए।
એટલે એ ઉંમર આ જાતી. બધું કોઈ દિવસ વિચારમાંય નતું આવ્યું. હા નહીં વિચારવાનું છે હવે 7 લાખ વાયુ કઈની યોની છે ભગવાન કહી હા, રહ્યા એટલે છે. વાયુ કઈમાં હે, આવું આપણને તો વાયુ એટલે હવા ને હવામાં જ જીવવું. મજા આવે છે ને હવે ભણવામાં. હા, આ 7 નવું લાખ એકદમ 7 લાખ વાયુ એટલે એમાં ઓક્सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन બધા सब helium आगे બધા योनि है जैसे अलग अलग, एक वायु और दूसरे वायु की क्वालिटी में अंतर होगा ही होगा. 7 लाख प्रकार के वायु है बोलो अभी. साइंस ने कितना ढूंढा नहीं पता, भगवान ने 7 लाख बता दिए. સાયન્સે આટલા નથી શોધે. ના એના તો લિમિટેડ છે. वो तो लिमिटेड धीरे धीरे ढूंढेगा ना, साइंस वहां तक पहुंचेगा तब तक तो सब खत्म हो जाएगा. क्योंकि वो उससे पहले प्रयोग करता रहेगा ना वायु ढूंढने के लिए भी. હા પ્રૂવ કરવા માટે એ તો हाँ, ગાંડો प्रयोग થઈ करेगा तो उसमें ही कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा. જાય. बराबर. तो अभी एक एक लाइन में आपको एक एक चीज मिलेगी. देखो यहाँ क्या मानना है, देखो यही वैज्ञानिक स्वयं ही मानते हैं कि अवकाश ईथर नाम के माध्यम से भरा हुआ है. आकाश में ईथर नाम का एक माध्यम है, उसको वो माध्यम को उन्होंने ईथर का नाम दिया, उससे ये भरा हुआ है जो प्रकाश को यहाँ से यहाँ ले जाता है. भगवान ने इसको पुद्गल परमाणु के छोटे छोटे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु बता दिए. उन्होंने ये पुद्गल अस्थिकाय के लिए पुद्गल बताया. क्यों पता है? षड्द्रव्य में एक पुद्गल अस्थिकाय है कि नहीं बताओ. છે तो भगवान तो ये 6 द्रव्य में से ही एक का नाम होगा ना उसका, जो 14 राजलोक में भरा हुआ है. બરાબર. भगवान के हिसाब से 14 राजलोक में पुद्गल भी, पुद्गलास्तिकाय भरा है, धर्मास्तिकाय भरा है, अधर्मास्तिकाय भरा है और आकाशास्तिकाय भरा है. 4 चीज तो है ही भरी हुई. બરાબર. बस फिर जीव और काल, समय तो यही रहेगा. जीव आएंगे जाएंगे रहेंगे तो यहीं पे, खाली रूप बदलते रहेंगे बस. पर बाकी के 4 माध्यम तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है. बराबर. બરાબર. तो आकाश में क्या क्या भरा हुआ है अब क्लियर हो गया. ये ईथर बोलेंगे, हमको पता है पुद्गल, पूरा पुद्गल परमाणु से आकाश भरा हुआ है और जीव से भरा हुआ है. जीव कैसे भरे हुए हैं? तो निगोद के गोले पड़े हुए हैं. उसके अलावा कहीं भी जीव, आप देखो घनोदधि में जीव, घनवात में जीव है कि नहीं. હા, બધામાં બરફમાં પાણીમાં बदामा હવામાં, एकेंद्रिय ત્યાં સુધી. पंच एकेंद्रिय तो सभी में जीव. चलो ठीक है, अभी ये 2 ही लाइन हुई क्योंकि यहाँ पूरे लाइन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. हम अगले क्लास में लेंगे. बराबर. जय जिनेन्द्र. अब अगले क्लास में मिलेंगे, बुधवार को मिलेंगे. जय जिनेन्द्र.